निकालना है। कैंपस प्रो पे लॉग इन करके करवा सकते हो। क्या बेटे? कैंपस प्रो पे करवा दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। सर हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हमारी कैंपस प्रो वाली प्रोफाइल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रही हो तलिशा। सर मैं कह रही हूँ कि कैंपस प्रो पे भी तो पेपर अपलोडेड है, तो हम उसका स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। कर लो स्क्रीन शेयर, क्या मैं तो वही कह रहा था, कर लो स्क्रीन शेयर, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो डाउट्स। चलिए भाई पूछिए क्वेश्चन नंबर, तो फटाफट जिसके जो डाउट है वो देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, चलो 1 शुरू कर दो लाइन से, 1 2 ऐसे करते चलो। 2 14 18 20 3 सर 3 मेरा डाउट है। नंबर 3, हाँ इसमें प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, मुश्किल नहीं, आसान सा है। 24 25 5, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। हाँ, पार्टिकल ऑफ मास m1 इलास्टिकली कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी बॉडी 3,5, ठीक है 5 भी है, देख लिया बेटा। Elastically collide with another stationary particle b of mass m2, then if m1 m2 f, सीधे वेलोसिटी का गेम लगा दो, m1 u बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 एंड v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। तो v2 बराबर u प्लस v1, तो m1 u m1 v1 प्लस m2 u प्लस v1, तो ये हो गया m1 माइनस m2 u अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया v1। v2 की वैल्यू हो गई u प्लस m1 माइनस m2 u अपॉन m1 प्लस m2, तो हो गया 2m1 u बाई m1 प्लस m2। अब चेक कर लो, रेशियो वाइज m1 बाई m2 डिवाइड करना है, m1 बाई m2 दे रखा है ना, m1 बाई m2 माइनस 1 अपॉन m1 बाई m2 प्लस 1 टाइम्स u, तो 2m1 बाई m2 u अपॉन m1 बाई m2 प्लस 1। अब चेक कर लो किसी को भी, तो ठीक है, इसमें मैंने देखा था आंसर थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, m1 बाई m2 की वैल्यू 1/2 पुट करो, तो 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो वेलोसिटीज मिल जाएंगी। तो अब सब वैल्यूज को चेक करके देखो, जो ऑप्शन सही है उसको सही कर लो, ठीक है। हाँ मालूम है मुझे, इसमें डाउट है, तो वो ऑप्शन जब नंबर देंगे तभी सही कर देंगे, नहीं तो फिर वो करेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो सबके लिए बराबर होगा, डोंट यू वरी, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बस इसके ऑप्शन में गड़बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी ऑप्शन में गड़बड़ी, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बी एंड सी दोनों आ रहे हैं। इम्पल्स होगा at प्लस बी बाई 3t क्यूब एफ डी टी, डेल्टा पी की वैल्यू इम्पल्स होगी, दैट इज एफ डी टी का इंटीग्रेशन, जो आ रहा है कितना 80 प्लस बी टी क्यूब बाई 3, ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर एम वी टू माइनस एम वी वन वेलोसिटी। अब v1 इन्होंने 0 मान करके बी ऑप्शन मान लिया, अगर v1 की वैल्यू 0 है तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस बी टी क्यूब बाई 3 m, अगर v1 0 है तब, अदरवाइज सी ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होना चाहिए।
नेट फोर्स इतना एक्ट कर रहा है, पार्टिकल ऑफ ए गर्ल ऑफ मास m, द फोर्स स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूज अंटिल टाइम t। इसने इनिशियल स्पीड बताई ही नहीं है, इसलिए इनिशियल स्पीड नहीं बता रही, तो ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। आंसर क्या दे रखा है इसका? ऑप्शन बी। क्या दे रखा है? बी। बी ऑप्शन दे रखा है सर आंसर। हाँ, तो आंसर वैसे का कायदे से सही होना चाहिए सी। बी भी सही है अगर वो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेता है, लेकिन मोस्ट ज्यादा करेक्ट अगर आंसर देखा जाए, मोस्ट में सबसे सही कौन सा है, वो सी ऑप्शन है। इम्पल्स, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम 80 प्लस bt क्यू बाई 3 आएगा, क्लियर कट है वो तो। और mv2 माइनस mv1 के हिसाब से आपने वेलोसिटी निकाली, तो वो अगर v1 की वैल्यू 0 है तो, ठीक है, तभी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, उसके पहले किसी का कोई डाउट है? 14 से पहले 5, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले किसी का डाउट नहीं है? ठीक, 14 देखते हैं क्या है भाई। 14 कहता है टू स्केटर्स ए एंड बी ऑफ मास 50 kg एंड 70 kg रिस्पेक्टिवली स्टैंड फेसिंग ईच अदर 6 मीटर अपार्ट, देन दे पुल ऑन ए रोप स्ट्रेच्ड बिटवीन देम, हाउ फार एज ईच मूव व्हेन दे मीट। ठीक है, कौन कौन कितना कितना चलेगा? सेंटर ऑफ मास चलेगा ही नहीं, दोनों सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे, नेट फोर्स 0 होगा, क्या दिक्कत है? कौन कौन कितना चलेगा? x1 बराबर m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स x, टोटल दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास जहां था, तो ये चलेगा x2, ये चलेगा x1, दोनों सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 50 और 70 है ना, 70 बटे 120 इंटू x की वैल्यू दे रखी है 6, 3.5 मीटर, और x2 की वैल्यू आ रही है 2.5, तो 50 किलोग्राम वाला चलेगा 3.5 मीटर, और जिसमें 60 ऑप्शन किलोग्राम। में कुछ एरर है। A moves 2.5 and B moves 2.5। एक मिनट ऊपर जाओ जरा, ऊपर जाओ जरा, क्वेश्चन पे फिगर नहीं बना हुआ है? नहीं, हाँ फिगर नहीं बना हुआ ना, उल्टा लिख दिया इन्होंने। आंसर क्या दे रखा है इन्होंने? बी दे रखा है। सी, सी दे रखा है सर। क्या दे रखा है? सी ऑप्शन गलत है, A moves 3.5 and B moves 2.5 होना चाहिए, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट है। सी ऑप्शन में 3.5 एंड 2.5 होना चाहिए, ठीक है, डन। गलती है इसमें, इस पेपर में काफी गलती, तभी इस बार आंसर अपडेट नहीं हो रहा है। कोई नहीं, पेपर तो आसान था ही, अब जो भी होगा बोनस बोनस मिलेगा, और क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के आगे बढ़ो, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 14 18 भाई, इसमें गड़बड़ है, पता है क्या? कैसे कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसने वेलोसिटी बोल तो दी, लेकिन इसमें रेंज वेंज का गेम लगा के कैसे किया मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब इसमें सर अपन वही समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सर ये बिल्कुल इसे 2 बार ट्राई किया सर। ना ना, इसका वो गेम ये है एक्चुअली, प्रोजेक्टाइल पे जाएगा, लेकिन एक डाटा मिसिंग हो रहा है, मैंने सॉल्व किया, ये प्रोजेक्टाइल पे हवा पे जाएगा, ठीक है। इसको नदी से बाहर जाना है, और उसकी रेंज होनी चाहिए। अब इसकी वेलोसिटी जब ये दौड़ना शुरू करेगा यू से, तो इसके पास दो वेलोसिटी आ जाएंगी, यू प्लस वी, और एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर, इस वाले की वेलोसिटी वी हो जाएगी। अब ये इसकी रेंज होनी चाहिए इतनी, जमीन पे है। अब इसमें झंझट यही है कि एम यू प्लस वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी, ये लगाया जा सकता है बस, ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। वी परपेंडिकुलर चाहिए तभी तो आएगा, वी परपेंडिकुलर के बिना तो कैसे हवा में जाएगा। यस सर, बस वही दिक्कत आ रही थी। परपेंडिकुलर कैसे कर रहा है पता नहीं, या तो वो ये कर रहा है कि वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू यू प्लस वी, तभी होता है मैक्सिमम रेंज वाली कहानी, उसको पहुंच जाए मैक्सिमम रेंज हो। तो उस केस में भी एक इक्वेशन, दो इक्वेशन,
बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। इसमें थोड़ा दिक्कत है बेटे, इसको पता नहीं क्या कहानी है, इसमें कुछ ना कुछ लोचा जरूर है। मैंने काफी देखा, काफी देर तक मुझे इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ो, देखेंगे जैसा भी इसका ऑप्शन वगैरह बनेगा तो उसके हिसाब से। वैसे है नहीं, कुछ गड़बड़ है। जमीन से लगा हुआ, कितनी स्पीड से ट्रेवल करे, ये भी नहीं कह रहा कि वो उधर चला जाएगा। उसके प्लान के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है, बस इतना बोल रहा है कि उसको वहां पहुंचाना है। क्या स्पीड होगी मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड हो, तो वो कितनी स्पीड हो उसके हिसाब से टाइम गाना करते हुए करना पड़ेगा। टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2v परपेंडिकुलर बाई जी एंड u प्लस v 50 बराबर पर मीटर होना चाहिए। तो इससे अगर बचाएं तो कर सकते हैं। दोनों का मास सेम है, 2 mm है ना। देखते हैं क्या कहानी होती है। 4/9 इंटू 2/10 बराबर 15। ना, नहीं इससे भी नहीं आ रहा, गड़बड़ है कुछ इसमें, है प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैंने देखा था कुछ इश्यू है इसमें, छोड़ दो, देखा जाएगा। 18 है ये, इसमें प्रॉब्लम है, कुछ डाटा वाटा मिसिंग लग रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है 20, 24, 25। 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। इसमें है प्रॉब्लम बेटा, इसको छोड़ो। 20, 24 एंड 25। 20 क्या कहता है भाई? हम्म 3x माइनस 4y x बराबर। ठीक है, 1 है 2 kg का।
अब कह रहा है इसकी हमेशा एक्स एक्स से बना है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास केवल एक्स में आनी चाहिए। मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे, कर लेंगे क्या? वी वाई 0 होना चाहिए, नहीं कर पाएंगे? 1 इंटू साइन 3/4 हो गया 37, साइन 37 माइनस 2m इंटू v इंटू 5/13 बराबर होना चाहिए 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, वी वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो वो एक्स एक्सिस मूव करेगा। बस वेलोसिटी इसको दिखाया, कंपोनेंट ले लेंगे, वी वाई की वैल्यू 0 कर देते हैं। 10/3/5 माइनस 2mv 2 10v/13 39/5 इतनी आ रही है आंसर 39/5 ये ऑप्शन। ठीक है, देख लियो, क्लियर हो गया? आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो आगे बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद है 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। अच्छा केवल 25, 24 रहने दो, 25। क्वेश्चन नंबर 25, 24 रहने, 24 तो नहीं किसी को पूछना है? ठीक है। सेंटर ऑफ द स्फीयर 1, 2 and 3 lies on a single straight line. Sphere A is moving with an velocity v1 directed along the line and hits sphere 2. Sphere 2 acquiring after collision a velocity v2 hits a 3. Both collisions are absolutely elastic. What must be the mass of sphere 2 for the sphere 3 to acquire maximum velocity? तो कुछ मत करो, m1 और m2 दे रखा है, 1 and 3 का 1 and 9 दे रखा है, m2 निकालना, तो m2 के टर्म में पहले वेलोसिटी निकाल लो और उसको v मैक्स v मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएट कर लो। करता हूँ, चलिए देखते हैं। m1 m2 m3 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, 1 का है, 9 का है, नहीं 9 का है, सॉरी 1 का है, इसको ले लिया m का। ठीक है, v1 से जा रहा है, किसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है? द स्फीयर 3 एक्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आ रहा था, मान लेते हैं u से, ये जाता है v2 से और इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है v3, u2 से बाद में जाता है। 9u प्लस 0 9v1 प्लस m u2 माइनस v1 v2 लिखे रहो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u माइनस 0। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, v2 की वैल्यू हो गई, v2 ही चाहिए ना, v1 हटा देते हैं, v1 बराबर v2 माइनस u, तो 9u इज इक्वल टू 9 v2 माइनस u प्लस m v2 इज इक्वल टू 9 18 u बटे 9 प्लस, ये पहले v2 आया फर्स्ट, अब थर्ड वाले के लिए v2 डैश की वैल्यू v3 माइनस v2 पुट कर दो।
V2 की वैल्यू अब यहां से गेम चालू। dV3 बाई dm की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो, वैल्यू 0 पुट करो, कैलकुलेट, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। डिफरेंशिएट तो कर लोगे ना, देख लीजिए, लंबा चौड़ा गेम बनेगा। डिफरेंशिएट करो, आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी है इसका ऑप्शन। क्लियर हो? अच्छा प्रॉब्लम, ये अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना था। मतलब कुल मिला के इलास्टिक कोलिजन वाला कंसेप्ट अप्लाई करना था और थोड़ा दिमाग लगाते हुए समझते हुए चलना था। पहले वाले की वेलोसिटी निकाली, इसकी V2 निकाली, फिर V3, मतलब कुल मिला के वेलोसिटीज मान के फाइनल वेलोसिटी V3 निकाल ली। V3 m के टर्म में आ रहा है, इतना आ रहा है। अब कह रहा है V3 की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम जो भी पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या कंडीशन? अब ये डिपेंडेंट है V3 m के ऊपर, यू तो जो था वो तो था, ये m के ऊपर डिपेंडेंट है। m ज्यादा m कम, तो उसके हिसाब से वेलोसिटी कम ज्यादा। तो इसको निकालना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। पढ़ा है ना मैक्सिमम मिनिमम, बस ये वैल्यू 0 यस पुट सर। करी, निकाली, वही पूछ रहा है। ठीक, कर लेंगे ये, डिफरेंशिएट कर लेंगे ना m के रिस्पेक्ट में। मैं करूं y2 y1 m+1, या इसको पूरा खोल ही लेते हैं ना, 10 m स्क्वायर प्लस 10m इंटू 9 इंटू 1 माइनस m इंटू 2m प्लस 10 बाई समथिंग स्क्वायर बराबर 0। सब कुछ हटा लिया, तो m स्क्वायर प्लस 10m इंटू 9, नहीं प्लस 9 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 10m इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर बराबर 9, m बराबर 3। क्या आंसर है इसका? बराबर 3 है सर। ठीक है, 3 आंसर, m इज इक्वल टू 3 के। क्लियर हो गया? अच्छी प्रॉब्लम। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है भाई पूछ लीजिए। यस किसी सर, और? एक डाउट है। हाँ पूछ लो बेटा। वो मॉक टेस्ट में सर एक 17 क्वेश्चन में डाउट है सर। बताओ, स्क्रीन शेयर कर लो। हटाओ बेटा दिलिशा। मैंने आपको मॉक टेस्ट के सर कुछ क्वेश्चन भेजे थे बताने के लिए। मैं बहुत बिजी चल रहा था यार, पूजा पाठ थी घर में बिल्कुल। उस दिन तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। सुबह से 4 बजे उठा, तो फिर गंगा जी गया, नहाना धोना, बहुत सारे काम थे, पूजा पाठ की कथा होता, तो उस दिन तो टाइम ही नहीं था मेरे पास। फिर शनिवार को निकलना था, फिर वो प्लान ही कैंसिल हो गया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, इसलिए अब तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ, लेकिन उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था बेटे मेरे पास, सुबह से लगा रहा, यस सर। इसलिए कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आए भी नहीं होंगे। मेनली तो एक चैप्टर कर लिया था ना। यस सर। चलो भाई, भाई क्या पूछ रहे थे यार? क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ गया? मैं कर दूं सर शेयर? थोड़ी हाँ दिक्कत हो गई सर। हाँ, दिक्कत तो होती है, जल्दी कर लो भाई, तुम शेयर कर लो कर। मॉक टेस्ट का इसमें नहीं है? अच्छा इसमें, हाँ ठीक है। हाँ ये तो है, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, जान निकल गई। परेशान हो, कैविटी की तरह करो इसको भाई, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इसीलिए दिया ही गया था कि आप लोग थोड़ा सा, किससे हो गया ये? सर h/2 आ रहा था सर। कैसे किया मैं समझ ही में नहीं आ रहा है। ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, उसमें से एक बेस हटा दिया है इन कोनिकल शेप, तो सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आएगा, सी ऑफ कैविटी यहाँ कहीं आएगा, और सी बॉडी यहाँ कहीं आएगा। किसी को डाउट? कुल मिला के सारा गेम वॉल्यूम का ही तो है। mb की वैल्यू 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h,
और mc की वैल्यू होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनका सेंटर निकालो, कंप्लीट सेंटर h/4 पे, कैविटी का सेंटर स्मॉल h/4 पे। अब ये हाइट बतानी है, बता दीजिए। कंबाइंड सेंटर पता ही है हमें, तो 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर हटा देते हैं, तो h माइनस एच इसको ले लेते हैं x, y ले लेते हैं, इंटू वाई प्लस h इंटू h/4 m1 y1 प्लस m2 y2 बराबर h माइनस एच प्लस h इंटू h/4। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। कैविटी के तरीके से तो किया, इसका मास h माइनस एच हो गया, इसका मास स्मॉल h हो गया, तो टोटल मास हो गया कैपिटल H। तो h माइनस स्मॉल h y प्लस एच स्क्वायर बाई 4 बराबर h स्क्वायर बाई 4, h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 y बराबर h प्लस एच बाई 4। ये है y बराबर h प्लस स्मॉल h बाई 4। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी? y मिल गया, जो पूछ रहा है बता दो सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ये बेस से दूरी है, ठीक है। तरीके से चलना चाहिए, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बस हाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलना है ना, ठीक है। और कोई डाउट सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में? अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सेंटर ऑफ मास और ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ठीक ठीक लगने लगा हो, क्यों भाई? अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही गई है, अच्छा चैप्टर है। अब समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन होते होते अचानक से नहीं होता है, लगता है कि हो जाएगा लेकिन होगा ही नहीं। तो कई चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में, मतलब इस पेपर में या पिछले वाले पेपर में, मॉक टेस्ट में? मॉक वो तो टेस्ट का आसान क्वेश्चन नंबर 3। दिखाओ, पूछ लो भाई, मॉक टेस्ट वाला ही पूछ लो। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3, ए स्मॉल कार ट्रेवलिंग along a with a high along a rod. A small car traveling along a rod at high speed leaves lose control. The driver has a choice: collide with a solid concrete. अरे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला गेम, फ्रिक्शन के गेम से देख लो। अब उसने कहा कि ये वॉल है, तो अब वो यूं टेंजेंशियल सर्कुलर पाथ में चला जाए, घुमा ले अगर, और ब्रेक लगा ले, तो ये डिस्टेंस इसकी r होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर में इसकी रेडियस स्मॉल r ले ली। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो म्यू mg बराबर mv स्क्वायर बाई r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी चाहिए होगी अगर उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है। और अगर डायरेक्ट ब्रेक करना है तो 0 का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी, एक्सेलरेशन म्यू जी, इंटू एस स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इसको इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी s ब्रेक लगाने के लिए, और इसको सॉल्व करने के लिए r की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाई म्यू जी। इतनी बड़ी रेडियस चाहिए घुमाने के लिए। कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। अगर वो घुमाएगा तो उसको बड़ी रेडियस में जाना पड़ेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होगी डिस्टेंस रोकने वाली। तो मतलब r इज 2s, तो रोकने पे उसको s डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, लेकिन अगर घुमाना पड़ेगा तो उसको 2r रेडियस में जाना पड़ेगा। तो पक्की बात है दीवार से कोलाइड कर लेगा। उसके लिए सेफ कौन सा है? उसके लिए सेफ है ब्रेक लगाए, उसके लिए सेफ नहीं है टर्न है, ठीक। चलो नेक्स्ट। लेकिन सर इसमें तो इम्पल्स वगैरह पूछा है। क्या पूछा दिखाओ जरा, मुझे लगा वो पूछ रहा है कि कैसे रुकेगा, क्या होगा, मतलब कौन सा बेटर, ये भी एक क्वेश्चन है। विच वन इज बेटर, टर्न लेना या ब्रेक लगाना? कंक्रीट वॉल विद एन अनदर with an oncoming fully loaded 10-ton truck also moving at high speed, which choice result in
more serious collision, the more serious collision. Both cases that the small car is at the rest after the collision. रुक जा रही है. अच्छा, दोनों में से कौन सा सेफ रहेगा? Small car traveling along a road high speed. Control, the driver has a choice: collide with a solid concrete wall or with an ordinary fully loaded 10-ton truck also moving at high speed. Which choices result in the more generous collision? Velocity, collision, impulse. अच्छा, उसका इम्पल्स दोनों केसेस में सेम है ना? दोनों केस पे उसके ऊपर इम्पल्स सेम लग रहा है, चेंज इन मोमेंटम सेम है, दोनों केसेस में वो रुक जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है. तो कौन सा बेटर ऑप्शन है बताइए? दोनों सेम होने चाहिए ना. जब वो रुकी जा रहा है, चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही है. क्यों? यस सर. तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? आंसर क्या है इसका? सी दे रखा है सर. ठीक है. Collision will be equally serious since the same impulse is imported to the car in either case. तो वही तो बात सही तो कह रहा है, तो सोचने वाली बात है ना. जब वो फाइनली एक स्पीड पे जा रहा था, फाइनली रुक गया, फाइनली रुकना है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? सेम हुआ. और हम ये मान के चल रहे हैं दोनों में बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेम टाइम लग रहा है. इसका मतलब दोनों केस में फोर्स की वैल्यू भी सेम आएगी. डेल्टा पी बराबर एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी. तो डेल्टा टी हमने सेम टाइम माना है. ठीक है. हो सकता है दोनों में टाइम अलग अलग लगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब माइक्रो सेकंड्स का अंतर हो जाए, तब उस केस में फोर्स ज्यादा लग सकता है. लेकिन नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि दोनों में सीवियर, मतलब दोनों केसेस इक्वली सीवियर. चलो और बताओ भाई. आज तो लग रहा है डाउट डे ही हो जाएगा. चलो बताओ, पूछ लो. सर क्वेश्चन नंबर 18 भी बताइए. 18, क्वेश्चन नंबर 18. अरे बाप रे, लाइन से पूछा. 2, 16, 18, 15. सर ए के 11th भी है. 15 और 11. ठीक है. 2, 6, 18, 25 ना. हाँ 25, 11. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? ए वेरिएबल फोर्स एक्ट on an object from t equal to I 0 से t final. The impulse of the force is 0. One can conclude impulse 0 है, ये फोर्स हो गया. अब इसको जरा सोचो. इम्पल्स 0 मतलब चेंज इन मोमेंटम 0. इसका मतलब ये थोड़ी उसकी वेलोसिटी वही अचीव हो गई. मतलब v1 बराबर v2 है. तो हो सकता है उसकी पहले स्पीड बढ़ाई गई हो, फिर घटा दी गई हो, तो पहले सेम वेलोसिटी पे. चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स 0 करने का कह रहा है. इम्पल्स 0 का मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव. इसी को ध्यान में रखना. अब क्या पूछ रहे हो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 तो सही है. पॉसिबली डेल्टा आर नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. सी ऑप्शन होना चाहिए. क्या दिक्कत है? डेल्टा पी तो 0 है ना, इसकी वेलोसिटी वही हो गई ना वापस. इसका मतलब थोड़ी डिस्प्लेसमेंट 0 है. मैं मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था इधर, फिर मेरी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 20 हो गई. फिर घटते घटते कितनी हो गई? 10 हो गई. तो मेरी चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 0. लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट थोड़ी 0 हुआ. तो पॉसिबली डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 बट आर डेल्टा आर नॉट इक्वल टू 0. सी ऑप्शन इज करेक्ट. चलो आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. इसमें क्या रखा है यार? Sphere of mass m moving along its constant velocity u hits another stationary sphere of the mass. इसका सर बी ऑप्शन आ रहा था. अरे तो आएगा, जो भी होगा चेक कर लो. Collision will be ratio of the velocity of second sphere to the first sphere. v2 by v1 बताना. निकाल लो भाई, जो आ रहा है वही आंसर सही है. ठीक है, इसको अब क्या बताऊं. क्वेश्चन नंबर 16 कर लोगे ना ये? m1u plus 0 बराबर m1 v1 plus m2 v2 और v2 माइनस v1 बराबर eu. बस पुट करके वैल्यू निकाल लो v2 v1 कर. ठीक है. चलो नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? ये क्लास में कराया था, ये तो आसान वाला है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें तो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज क्या रखा है यार? ये हॉरिजॉन्टल में कितना चला? थीटा m x प्लस आर साइन थीटा प्लस mx इज इक्वल टू 0। देख लो, ये वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में कितना चला, और मैंने मान लिया पूरा बड़ा ब्लॉक कितना चल रहा है x, और ये चल रहा है आर साइन थीटा। तो छोटे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देखना ही नहीं हमको, पहले ही पता है। ऐसे कैसे हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, तो x प्लस आर साइन थीटा, mx बराबर 0, वैल्यू पुट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। A wedge having circular slope of radius r fixed on a plane. The fix है. Particle of mass m released from the highest point of wedge just before the particle reaches on the plane. There is no friction between wedge and the particle. इसकी वेलोसिटी रूट 2 gr, ठीक है। वेलोसिटी तो r हाइट नीचे गिरने पे रूट 2 gr जाएगी, फ्रिक्शन है नहीं। और क्या पूछ रहा है? एंड नेट फोर्स ऑन इट इज mg। नहीं, नेट फोर्स mg नहीं हो सकता। इस जगह पे आएगा तो ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। n माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई r। n माइनस mg m बाई r रूट 2gr का स्क्वायर, 2mg हो गया, तो n बराबर 3mg। नॉर्मल फोर्स 3mg, वेलोसिटी रूट 2gr सही है, और नॉर्मल की वैल्यू 3mg। नेट फोर्स की वैल्यू होगी 2mg, एफ नेट 2mg। ठीक है, n की वैल्यू 3mg, नेट फोर्स की वैल्यू 2mg, और mg तो लगी रहा। क्वेश्चन नंबर 25। 18 हो गया ना? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है? ए जेट ऑफ वाटर हिट्स ए, हाँ देखो, अब यही पढ़ते तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई करूँ तो सब समझ में आ जाए। क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था मोमेंटम कितना होता है पानी वाला, कितना बताया था मैंने? रो ए वी स्क्वायर। अगर ये लौट ले तो कितना मोमेंटम चेंज, कितना फोर्स लगाएगा? 2 रो ए वी स्क्वायर। अगर ये रेस्ट पे हो जाए तो रो ए वी स्क्वायर फोर्स लगाएगा, और अगर वापस उसी वेलोसिटी से लौट ले तो 2 रो ए वी स्क्वायर बटा स्ट्राइकिंग द रिबाउंड विद सेम। तो क्या आंसर आ गया? 2 रो ए वी स्क्वायर। A jet of water plane perpendicular to the jet, the horizontal speed of the water is 1 and the jet ejects 50 ग्राम of water per second। मतलब उसने दे रखा है AV की वैल्यू बराबर 50 ग्राम पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो रेट तो 50 गुणे 10 टू पावर -3 kg पर सेकेंड, तो 2 इंटू 10 टू पावर 3 वाटर हो गया। AV की वैल्यू 50 इंटू 10 टू पावर -3 हो गई, इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 1 मीटर पर सेकेंड। AV निकाल गया है, 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर 3 गया 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 1 मीटर पर द जेट 50 ग्राम ऑफ वाटर पर सेकेंड, 50 ग्राम ना, 50 ग्राम पर सेकेंड, तो 50 इंटू 10 टू पावर -3 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, गड़बड़ कैसे कर दी? 1 मीटर पर सेकेंड, द जेट इज 50 ग्राम ऑफ वाटर पर सेकेंड, assuming that the water rebounds back to the same speed। ठीक तो है, रो ए वी स्क्वायर, 2 रो ए वी स्क्वायर, तो वाटर की डेंसिटी 10 टू पावर 3 तो होती है। उन्होंने न्यूटन में फोर्स दे रखा है कि डाइन में?
न्यूटन में। 10⁻³ AV की वैल्यू 50 ग्राम पर सेकेंड। अच्छा 50, हाँ गड़बड़ हो गया। रो AV की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं है, dm/dt दे रखा है, एक गड़बड़ी कर दी। dv बाई वॉल्यूम फ्लो रेट होता है AV, और मास फ्लो रेट दे रखा है ना उसने, ये दे रखा है 50 × 10⁻⁻, तो हो गया। तो 2 × 50 × 10⁻³ × 1, तो हो गया 0.1 न्यूटन आंसर। ठीक है, आंसर है 0.1। क्लियर हो गया? और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भाई पूछ लीजिए। 25 हो गया। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो आगे बढ़े फिर। टाइम कितना हो रहा है? 9 बज गया क्या? अरे यार 9 बज गया बड़ी जल्दी। बस, और कोई डाउट तो नहीं है? ये पूछना है क्या तुम्हें? क्यों उत्कर्ष? यस सर। 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। A particle having a mass of 0.5 kg projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 60 degree. The magnitude of the change in momentum in Newton per second of the particle after 10 second is. उसकी velocity, horizontal momentum change नहीं होगा, उसकी vertical velocity निकाल लो, v vertical। सर हाँ सर इसमें ना 60 डिग्री विद द वर्टिकल लिखना चाहिए था। तो लिखे रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? सर वो वर्टिकल के साथ लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल से क्या same। फर्क पड़ना है? तो 60 डिग्री है तो वर्टिकल से तो होने दो। तो ऑप्शन में गड़बड़। 490 आंसर आ रहा था इससे तो। अरे जो भी आएगा देख लेते हैं। cos 61/2, 98 मतलब 14, हाँ नहीं 98 मीटर पर सेकेंड ना, हाँ 0.5 kg, ठीक है। तो 98 इंटू 1/2 दैट इज 49 हो गया ना। तो 49 माइनस 9.8 इंटू 10, तो माइनस 49 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 0.5 इंटू 98, दैट इज 49 न्यूटन पर सेकेंड। आंसर है 49। ठीक है, अरे उसकी वेलोसिटी बाद में हो जाएगी माइनस, वर्टिकल वेलोसिटी -49, शुरू में 49 थी, बाद में -49 होगी। हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो चेंज ही नहीं होता, वर्टिकल मोमेंटम चेंज होता है। तो जाते वक्त 49 थी, लौटते वक्त 49 थी, तो चेंज मोमेंटम 2 × 49, 2 × मास × 49, 98 × 0। ठीक है, और बताइए। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी। नहीं, ठीक है, आ जाते हैं अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अब आज तो टाइम है नहीं ज़्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ वैसी ही प्रॉब्लम कर लेते हैं पार्टिकल्स की। बॉडीज आज शुरू नहीं कर रहा, बॉडीज कल शुरू कर। ठीक है, टाइम है नहीं, क्योंकि बॉडीज को पूरा मैं एक साथ एक ही दिन में जितना हो सकता है सारे एक साथ कराऊंगा एक दिन में। ठीक है, जिससे सबको समझ में आए। कल क्लास मिस मत कीजिएगा कोई भी। रेडियस आर है, ये सब एंगल 30 डिग्री। ठीक है, एम 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 2 2 2। इसका सेंटर ऑफ मास बताना, सॉरी आपको बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे निकाल लिया जाए। एक्स एक्स, आई एक्स एक्स निकालना। रेडियस आर ले लीजिए,
निकालिए और बताइए। जी आएगा। 3m into r by 2 का स्क्वायर प्लस 3m into रूट 3 by 2 का r का स्क्वायर प्लस 3m into r का स्क्वायर 2 टाइम्स ये r by 2 है, ये रूट 3 by 2 r ये r है, रूट 3 by 2 r r रूट 3 by 2 r रूट 3 by 2 r by 2 r by 2 r by 2 बस 6 करके पुट करके निकाल दिया। ठीक है, साइड ए है। आई एक्स एक्स बताइए, आई एक्स एक्स की वैल्यू मुझे पता है। चलो भाई देखें, निकल जाएगा, देखिए ये प्रभु जब घबराना नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालनी है। ये दूरी निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। 45 डिग्री एंगल है, अपने हिसाब से समझदार हैं। निकाल लेंगे दूरी, कौन कितनी दूरी पे है। a by 4 रूट 2 a by 4 है, a by 4 रूट 2 a by 4 रूट 2 ये दूरी निकाल लो, 3a by 4 रूट 2
ये दूरी निकाल लो, अब निकल जाए। ठीक है, दूरी निकालनी है, ट्रायंगल 45 डिग्री एंगल ध्यान रखते हैं। ठीक है, हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालनी है और वो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, वही √3 a/2 √2 या a/√2 करके तमाम तरीके सॉल्व कर लेना। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज। कल से रॉड का निकालेंगे, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। फिर वही कैविटी वूविटी, कंबाइंड बॉडी, रॉड और तिरछा विरछा कॉम्बिनेशन, बहुत सारे पॉसिबिलिटी, प्लेट वेट, ये वो, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम बनती है। अब ये कम से कम 2-3 दिन तो चलने वाला है। इस बार रोटेशन में हम लोगों को बहुत टाइम मिलने वाला है। तो कल मैं देख रहा था 2 पेपर में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके पहले अपना कंबाइंड टेस्ट है। तो अब सभी हम लोग रोटेशन को कंटिन्यू रखेंगे, आप रिवीजन चालू कर दीजिए। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, क्या क्या आने वाला है पेपर में इस बार? मेरे ख्याल से वर्क पावर एनर्जी आएगा, प्लस सेंटर ऑफ मास आएगा, सर एमएलएम लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो काइनेमेटिक भी छोड़ो क्यों, उसको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आप ये पूरा चैप्टर तैयार करना शुरू कीजिए अपने तरफ से, 1 से 1 बाय 1 पूरा फर्स्ट टॉपिक से शुरू कीजिए, देखते हुए टॉपिक दर टॉपिक करते चले जाइए। सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, सेलेक्टिव करना है। हर एक चैप्टर में 20-30 20-30 20-30 40 50 जो अपने अपने डिपेंडेंसी, लेकिन 20-30 से कम नहीं करना। मतलब 100 कर लेते हैं, 400 500 1000 कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बट कम से कम 30-40 क्वेश्चन एक चैप्टर में कंप्लीट करिए रिवीजन के तौर पे। और जो क्वेश्चन पहले फंसे थे वो रिवाइज कीजिए, जो लगता है हो जाएंगे उनको डायरेक्ट अटेम्प्ट मत कीजिए। आप उन क्वेश्चनों को उठाइए, नए क्वेश्चन उठाइए, इंगेज से कीजिए, प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम सब उठा लीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो जाए तो अच्छी बात है। अब रोटेशन पे हम आ ही गए, काफी कुछ हद तक आइडिया लगी गया है। तो अब आप चाहें तो धीरे धीरे काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, इन सब के चैप्टर्स के आप आईटी की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मतलब क्वेश्चन जो भी करिए वो क्वेश्चन दोबारा मत करिए। अब रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चन नए उठाइए, कहीं से उठाइए, चाहे सिंगेज से उठाइए, चाहे आईटी की प्रॉब्लम उठाइए। और पिछले वाले में जो टफ प्रॉब्लम थी, जो नहीं हुई थी आपसे, जो आपको बहुत दिक्कत कर रही थी, उनको भी कर लीजिएगा। आने वाली प्रॉब्लम नहीं करनी है, नहीं आने वाली प्रॉब्लम्स ही आपको सॉल्व करनी है। क्लियर? तो आपका जो टेस्ट का अभी है शेड्यूल, वो टेस्ट को शेड्यूल के हिसाब से आप अपना रिवीजन करते रहिए। हम अकॉर्डिंगली किसी भी दिन बीच बीच में जब आप कहेंगे तब हम डाउट सेशन अपना ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम रोटेशन वाले चैप्टर को धीरे धीरे अपना कंटिन्यू रखेंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे किसी भी हालात, ठीक है। और ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग, तो आप जानते हैं फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। ये चैप्टर कमजोर, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स कमजोर, लेकिन फिर फिजिक्स में आपको वो मजा नहीं आएगा जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आता है। रोटेशन होने के बाद फिर तो लगता है कि हाँ, आई गॉट द कंसेप्ट, आई गॉट एवरीथिंग, और मैं सॉल्व कर लूंगा। फिर प्रॉब्लम डिपेंडेंसी हो जाती, कंसेप्ट वाइज आपको दिक्कत नहीं क्रिएट होती। फिर आपको लगता है कंसेप्ट तो आता है, ये होगा, लेकिन हो नहीं रहा, ये अप्लाई होगा, तो आप तब आप ब्लैंक नहीं रहेंगे। रोटेशन चैप्टर अच्छा होने का तो आपको लगभग सारी मैकेनिक्स का आइडिया हो जाएगा। और इसमें मैंने आपसे पहले ही बताया, पूरी मैकेनिक्स रेप्लिका के तौर पे आएगी, उधर ट्रांसलेशन था, इधर रोटेशन था, हर चीज देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है रिवाइज करने का। बढ़िया तरीके से अपना पुराना वाला पोर्शन रिवाइज करते रहिए और धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ते रहिए रोटेशन, ठीक है। बाकी बच्चों कल। धन्यवाद, आज के लिए सेवा समाप्त। थैंक यू सर। Thank you, sir.